हाल ही में एक इवेंट में कंगना रनावत ने काफ़ी विवादित बयान दे दिया है। देश की आज़ादी को लेकर कंगना रनावत ने कहा कि यदि कोई आज़ादी भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी है, जिसके बाद एक्ट्रेस स्वरा भास्कर से लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता उन पर भड़क रहे हैं। कंगना ने अपने बयान में कहा कि भारत को 2014 में असली आज़ादी मिली जब पीएम मोदी सत्ता में आए। 1947 में मिली आज़ादी या दशकों के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को उन्होंने कहा कि वह आज़ादी नहीं है, वो भीख थी। कंगना के इस बयान को देने के बाद इवेंट पर बैठे कुछ लोग तालियां पीटने लगे। इस वीडियो को देखकर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने कहा, कौन है वो बेवकूफ़ लोग जिन्होंने इस बात को सुनकर तालियां बजाना शुरू कर दिया है, मैं जानना चाहती हूँ। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हमारी आज़ादी को भी कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त असंतुलित ही कहेगा। लेकिन अपनी ही पार्टी के सबसे उत्साही समर्थक कंगना पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी जमकर बरसे। वरुण गांधी ने लिखा कि कभी महात्मा गांधी जी के त्याग और तपस्या का अपमान, कभी उनके हत्यारे का सम्मान और अब लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को तिरस्कार। इस सोच को मैं पागलपन कहूँ या फिर देशद्रोह। जिसके बाद कंगना रनावत ने भी वरुण गांधी पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने वरुण गांधी का ट्वीट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया और लिखा कि जा और रो ले, गांधी जी भीख में लेकर आए थे आज़ादी। जिसके बाद से अब उनका नाम काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और उनसे बेहद लोग नाराज़ भी चल रहे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि आप अपना पद्मश्री लौटा दें। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाले टेस्ट मैच सीरीज के लिए जल्द ही टीम का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। उसके साथ ही विराट कोहली दूसरे मैच में वापसी कर सकेंगे। माना जा रहा है कि रोहित शर्मा, जो कि T20 सीरीज़ में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे, इस टेस्ट सीरीज़ में आराम कर सकते हैं। आज ही सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, जिसके बाद जल्द ही टीम का ऐलान संभव है। गौरतलब है कि T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत में होगी। यहाँ उसे 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। 2 टेस्ट कानपुर और मुंबई में खेले जाने हैं। भारत न्यूजीलैंड सीरीज़ 17 नवंबर जयपुर में, 19 नवंबर रांची में और तीसरा T20 21 नवंबर कोलकाता में खेला जाएगा। पहला टेस्ट 25 से 29 नवंबर कानपुर में, दूसरा टेस्ट 3 से 7 दिसंबर मुंबई में। इसके साथ ही T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ चुके विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। BCCI द्वारा उन्हें आराम दिया गया है, जो कि पहले टेस्ट तक जारी रहेगा। ऐसे में रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट में भारतीय कप्तान बने हैं। ऐसे में वो भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही उन्हें 2 टेस्ट सीरीज में आराम दिया जा सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम ने कई कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने मानूवास गांव में किसान मेले का उद्घाटन किया, जिसमें किसानों ने भाग लिया। इस दौरान सीएम धामी ने मेले में किसानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी व दुकानों का भी अवलोकन किया। सीएम ने कृष्ण आयन गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी पर्व में शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि गौरक्षण के क्षेत्र में उनकी सरकार और ये गौरक्षणशाला गौ माता की रक्षा और पालन का कार्य निरंतर कर रही है। सीएम ने इस मौके पर अपने भाषण में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के प्रति प्रेम जताया। उत्तराखंड विधानसभा 2022 के लिए सभी पार्टियों ने अपने आप को तैयार कर लिया है और ऐसे में 2022 के चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में लगातार पार्टियां अपने अपने कार्य करते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने भी अपनी कमर कसनी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति को साधना शुरू कर दिया है, जिसके तहत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उत्तराखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बीजेपी संगठन महामंत्री अजय के नेतृत्व में सभी पूर्व विधायकों, पूर्व दायित्वधारियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर गहन चिंतन मंथन किया गया। ज़्यादा जानकारी देते हुए मदन कौशिक ने बताया कि आगामी दिनों में पार्टी के 252 मंडल में सम्मेलन प्रस्तावित है। कार्य समिति की बैठक सहित सभी मोर्चों के बड़े सम्मेलन भी आने वाले दिनों में होने वाले हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि हाईकमान की तरफ से प्रदेश में लगातार दौरे किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही प्रदेश में विकास की बयार बहती रहेगी। इसी की रूपरेखा को लेकर बैठक में मंथन किया गया।
साथ ही बीजेपी ने अब पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है और 2022 के लिए पूरी तरह से बीजेपी चुनावी मोड में है। टोंक एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए केनरा बैंक के सहायक प्रबंधक राकेश मीणा को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही उसके एक सहयोगी दलाल बाबूलाल को भी गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के एएसपी आहत खान ने बताया कि परिवादी खानाराम ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक परिवाद दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि बैंक के सहायक प्रबंधक द्वारा केसीसी का लोन दिए जाने के एवज में 40,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई है, जिसका भौतिक सत्यापन कराए जाने पर मामला सही पाया गया और मामला 25,000 रुपये में तय हुआ। आरोपी सहायक प्रबंधक राकेश मीणा ने उक्त राशि को दलाल राकेश को देने को कहा और आज पूर्ण नियोजित रणनीति के तहत पाउडर लगे नोट देकर परिवादी को तयशुदा स्थान पर भेजा गया, जहां दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उधर अजमेर में भी एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए राजस्व मंडल की पूर्व राजकीय अधिवक्ता पूनम माथुर को एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों ही मामले में एसीबी पूछताछ में जुटी हुई है। बाड़मेर जिले में हुए सड़क हादसे में घायलों से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने की मुलाकात। वहीं मृतकों के परिजनों से मिलकर जताई संवेदना। हादसों को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की बताई आवश्यकता। बाड़मेर जिले में कल हुए ट्रक और बस की भिड़ंत में आगजनी की घटना हुई थी और उस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 25 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इनमें से कई घायलों को जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, महापौर दक्षिण वनिता सेठ, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा नेता अतुल बंसाली सहित कई जनप्रतिनिधि घायलों से मुलाकात करने पहुंचे। कैलाश चौधरी पहले महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मथुरा दास माथुर अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर परिजनों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को घायलों को समुचित उपचार प्रदान करने के निर्देश दिए। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हाल जिस तरह से सड़कों का तेजी से विस्तार हुआ है, उसी अनुपात में सड़क हादसे की घटनाएं बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ऐसे हादसों को रोका जाए, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि घायलों और मृतक आश्रितों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर संभव मदद का प्रयास करेगी। डूंगरपुर का लगातार तीसरे साल राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता सम्मान किया जा रहा है। 20 नवंबर को राष्ट्रपति डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति और आयुक्त का सम्मान करेंगे। केंद्रीय शहरी मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में इस अवार्ड के लिए पूरे प्रदेश की एकमात्र डूंगरपुर नगर निकाय का चुनाव किया गया है। इसके तहत डूंगरपुर नगर परिषद का आगामी 20 नवंबर को दिल्ली में अवार्ड से नवाजा जाएगा। डूंगरपुर नगर परिषद के आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत अवार्ड के लिए डूंगरपुर नगर परिषद का चयन किया गया है। इस संबंध में केंद्रीय शहरी मंत्रालय की ओर से उन्हें सूचित करते हुए आमंत्रण पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के हाथों डूंगरपुर निकाय को यह अवार्ड दिया जाएगा। सभापति के गुप्ता ने स्वच्छता की जो अलग पूरे डूंगरपुर शहर में जगह थी, उसके परिणाम अब लगातार बने हुए हैं। वर्तमान सभापति अमृत कलासुआ और आयुक्त नरपत सिंह ने स्वच्छता के सम्मान के लिए डूंगरपुर शहर वासियों को बधाई दी है।